सुरक्षित होंगी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो ये इस चैप्टर की आज लास्ट लेक्चर है। वैसे तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। बाकी फिर भी अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये बच्चा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये बुक थोड़ी सी आपकी सेकंड वाली बुक से टफ है, यानी कि इसमें आपको कैलकुलेशंस थोड़ी कम करनी पड़ेंगी और लैंग्वेजेस थोड़ी ज्यादा लिखनी होगी। तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए मैंने आपसे बोला था कि हम जो क्वेश्चंस करेंगे या जितना भी चैप्टर के अंदर से पढ़ेंगे वो सभी आपका इंपॉर्टेंट होगा। जो चीज आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना आपको करा दिया उतना सफिशिएंट है। जो भी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हो कि दीदी ग्रुप वाले चैप्टर में अभी कुछ थ्योरम्स रह गई हैं, तो बेटा सारी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जो थ्योरम्स आपकी छुटवाई है 2-4 वो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने आपकी करा दी है, उनके प्रूफ भी आपको बकायदा कराए हुए हैं, तो आप लोग उनको तैयार कीजिए। जो रह गई है वो मैंने जानबूझ के छुटवाई है क्योंकि वो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना आपका चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी से छोटी डेफिनेशन हो, थ्योरम हो, एग्जाम्पल हो या फिर क्वेश्चन हो, वो मैंने आपको क्लास में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और भाई एक अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए गई तो ध्यान दे दिया कीजिए और उसको ना एक बार कमेंट में बता दे कीजिए कि यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ताकि फिर उसको मैं देख पाऊँ और स्टूडेंट्स को भी पता चल पाए कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है और वो भी उसका करेक्शन कर ले, ठीक है। क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है कि नहीं। तो अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप बता दिया कीजिए कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ताकि सभी को पता चल पाए। और दूसरी बात ये बच्चा, ये आज इसका लास्ट लेक्चर होगा, इसमें ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जांपल थे वो मैंने आपको सभी करा दिए थे। उसके बाद में मैंने आपसे बोला था एक्सरसाइज फर्स्ट आपको नहीं करनी है, उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है। सिर्फ उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी भी हुई है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। दोनों आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के प्रूफ आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए। और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही मैं आपके लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए प्रॉपर्टीज आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम फर्स्ट है यहाँ पे, लेट F be a homomorphic or an isomorphic mapping of a group G into a group G dash, then we have the following important properties. First property क्या है, the F image of the identity E of G is the identity of G dash, in a sense F of E is the identity of G dash। ध्यान से समझना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यदि F क्या है, कोई भी आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है और होमोमॉर्फिक फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर F कैसा है, आइसोमॉर्फिक या फिर होमोमॉर्फिक है, देन मैपिंग ऑफ अ ग्रुप G इनटू अ ग्रुप G डैश। तो दो ग्रुप आपको दिए हुए हैं, एक ग्रुप क्या गिवन है आपको, G ग्रुप गिवन है, और एक ग्रुप आपको क्या गिवन है, G डैश ग्रुप गिवन है। तो इन्होंने क्या कहा कि इनके बीच में मैपिंग किसकी, G ग्रुप की, किस पर, G डैश पर। Then we have the following important properties। तो दो important properties होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि the F image of the identity E of G is the identity of G dash। इस लाइन में मैंने क्या कहा, the F image of the identity E of G, यानी कि G जो ग्रुप है इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बेटा, यहाँ मैं पूछूं कितना है, E है। G के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, E है। तो इन्होंने क्या कहा, इसकी F इमेज, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें कोई भी एलिमेंट A है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, दूसरे में F of A बनेगी। तो इसका मतलब अगर इसकी इमेज E की इमेज, सॉरी E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है G का, तो G डैश में इसकी इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, F of E बन जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात बोली कि the F image of the identity E of G is the identity of G dash, यानी कि जो इसकी आइडेंटिटी होगी, G की आइडेंटिटी होगी, वही क्या होगी, G डैश की आइडेंटिटी होगी। मतलब क्या है कि जो एलिमेंट G ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसकी जो इमेज होगी, जो आपके पास में सेकंड साइड है, जो सेकंड ग्रुप है, उसमें जो आपकी इस वाले आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज होगी, वो इमेज उस दूसरे वाले साइड के लिए क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अगर E इसके लिए आइडेंटिटी है तो जो इसकी इमेज होगी वो इस वाले के लिए क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। So in a sense F of E is
द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ई क्या है, आइडेंटिटी है जी डैश के लिए। जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि अगर ई कोई भी एलिमेंट है, ये किसकी आइडेंटिटी है, जी की आइडेंटिटी है, और ई की इमेज क्या बन रही है, एफ ऑफ ई बन रही है, तो एफ ऑफ ई क्या है, जी डैश के लिए आइडेंटिटी होगी। ये क्या होती है, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। तो हमें तो ये चीज पता है, इन्होंने डायरेक्ट लिख दी थी, लेकिन क्या हम इस चीज को मान लेंगे, हमें तो मानना ही नहीं है। कैसे मान लेंगे भाई, ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस चीज का प्रूफ करेंगे। क्योंकि अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में तो अगर किसी ने ये बोल दिया कि बताओ भाई ये त्रिभुज है, नहीं, हमें तो प्रूफ करना है ये त्रिभुज है, मानेंगे तो है ही नहीं हम। तो उसी तरह से हम कैसे मान लेंगे, थ्योरम इन्होंने सही दिया या गलत दिया, हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पास से मान लेंगे कि अगर ई क्या है, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, और जी डैश के लिए भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट लेट कर लेंगे, क्या, ई डैश। ठीक है, सो लेट ई बी द identity element, E be the identity element of G and E dash be the identity element of G dash, then let, अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमें मिल गया, हम कोई भी एक एलिमेंट और मान लेंगे, किसमें, जी में, एंड लेट, सॉरी यहाँ पे लिखना एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। और हमने क्या मान लिया कि जी का एक और एलिमेंट ले लिया हमने, कोई भी अपने पास से ए, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो एक बात बताइए, अगर ए एलिमेंट है जी का, देन अगर मैं पूछूं इसकी इमेज क्या बनेगी, एक इमेज एफ ऑफ ए बनेगी, तो एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी डैश का। इसका मतलब एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, जी डैश के इक्वल होगा, नहीं होगा, यानी कि जो एफ ऑफ ए होगा वो किसको बिलोंग करेगा, जी डैश को। अगर ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, यदि ए किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, तो इसकी जो इमेज होगी यानी कि एफ ऑफ ए वो किसको बिलोंग करेगी, जी डैश को बिलोंग करेगी। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर होगी, लास्ट लेक्चर्स अगर आपने लिए हुए होंगे। तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, जी डैश के इक्वल आ जाएगा। नाउ हमें जो प्रूफ करना है, हम उस चीज को लेके चलेंगे। प्रूफ क्या करना है हमें, ये वाली टर्म। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप e की मल्टीप्लाई करते हो किसमें, फंक्शन ऑफ a में, अगर फंक्शन ऑफ a में आप क्या करते हो, e की मल्टीप्लाई करते हो, तो कितनी आएगी टर्म, एफ ऑफ a ही आ जाएगा। सॉरी, फिर यहाँ पे e डैश की मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये आपके पास में कोई फंक्शन है g, और ये आपके पास में कोई ग्रुप है जी डैश, ठीक है। इसके अंदर हमने एलिमेंट लिया a, इसकी जो इमेज बनी इसके अंदर वो क्या बनी, एफ ऑफ ए। इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट लिया e, इसकी इमेज क्या बनवाई हमने, एफ ऑफ ई बनवाई। इतना तो आपको क्लियर है। तो हमने माना कि अगर इसकी इमेज, अभी हमें ये चीज तो प्रूव करनी कि इसकी इमेज क्या होती है, एफ ऑफ ई होगी, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि इसकी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, e डैश बन रही है अपने पास से, ठीक है, ये चीज हमने मान ली। तो एक बात बताइए, जब आप e डैश की मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए में करोगे तो एफ ऑफ ए ही आएगा। अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करते हैं तो टर्म क्या आती है, वो एलिमेंट ही आ जाता है। तो यहाँ पे अगर e डैश आइडेंटिटी एलिमेंट और एफ ऑफ ए कोई भी एक एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी डैश का, तो उस कंडीशन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा। सो एफ ऑफ, अब यहाँ पे बताइए a लिखा हुआ है, क्या अगर आप e की मल्टीप्लाई a में कर दो, भाई a किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप g को बिलोंग कर रहा है, और ग्रुप g के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, e है। तो अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं e into a, कोई इफेक्ट पड़ा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, e की मल्टीप्लाई a में करोगे तो फिर से a ही हो जाएगा। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, f of e into f of a। कोई प्रॉब्लम? सो नाउ इससे हमें क्या कंडीशन मिली कि e डैश f of a किसके इक्वल आ रहा है, f of e into f of a के इक्वल आ रहा है। अगर इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या है, कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन है, और इन दोनों के बीच में भी कंपोजिशन क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि f क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है कंपोजिशन को, और ये वाला जो फंक्शन है वो कैसा है आपका, आइसोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f is an isomorphism, f is an isomorphism। so now यहाँ पे देखिए इधर भी f of a है, इधर भी f of a
कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास में टर्म क्या हो जाएगी, सी ई कैंसिल आउट, तो ई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ई के इक्वल आ जाएगा। ई डैश हम क्या मान के चले थे, जी डैश के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक्चुअल में हमें प्रूफ क्या करना था कि जो जी डैश ग्रुप है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है कितना, एफ ऑफ ई। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ई डैश किसके इक्वल है, एफ ऑफ ई के इक्वल है, तो एफ ऑफ ई क्या होगा, आइडेंटिटी होगा किसकी, जी डैश की। ध्यान दीजिए हम मान के क्या चले थे कि अगर ए किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, और फंक्शन ऑफ ए किसको बिलोंग कर रहा है, जी डैश को। इसके ऊपर हमने माना था अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, तो ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसका, जी डैश का। और अगर ई डैश एफ ऑफ ई के इक्वल है, इसका मतलब एफ ऑफ ई क्या होगा, आइडेंटिटी होगी किसकी, जी डैश की। और ये क्या करना था हमें इस थ्योरम में, प्रूफ करना था। सो लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस एफ ऑफ ई is the identity of G dash, यानी कि f of a क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, G dash की। तो अब हम ये बात मान लेंगे कि इन्होंने जो बात कही है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, नोट करिए एक बार। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि द f इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट a of G is the inverse of the f image of A in a sense this, क्या कहा इन्होंने, the f image of the inverse of an element A of G। ध्यान से समझना, उन्होंने कहा माना A किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है। so the inverse of an element A, यानी कि इस A का इनवर्स किसका बिलोंग करता है, ये A इनवर्स G को। तो कोई भी एक एलिमेंट है A जिसका इनवर्स क्या है, A इनवर्स ऑफ G इज द इनवर्स, ये क्या है, ये जो एलिमेंट है ये क्या है, इज द इनवर्स ऑफ द f इमेज ऑफ A। अगर मैं पूछूं A की इमेज क्या बनेगी, A की इमेज क्या बनेगी, f ऑफ A बनेगी। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, इज द इनवर्स ऑफ द f इमेज ऑफ A। A की f इमेज क्या है, ये f ऑफ A, तो इसका क्या है, ये इनवर्स है, यानी कि जो आपके पास में फंक्शन है क्या, A इनवर्स। क्या कहा इन्होंने, ध्यान से समझिए कि द f इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A, यानी कि f इमेज किसकी, ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A। अगर कोई भी एलिमेंट A का इनवर्स लोगे तो उसकी f इमेज क्या आएगी, f ऑफ A इनवर्स आएगी। तो इन्होंने कही ये किसके इक्वल है, इज द इनवर्स, ये किसके इक्वल है, इनवर्स के इक्वल है किसके, द f इमेज ऑफ A। और A की f इमेज क्या होती है, f ऑफ A, तो यानी कि इसके होल इनवर्स के इक्वल है ये वाली टर्म। इन अ सेंस ये वाली चीज इन्होंने लिखी हुई है कि f ऑफ A इनवर्स, यानी कि A इनवर्स की f इमेज क्या होगी, f ऑफ A इनवर्स, ये किसके इक्वल है, जो आपके पास में A एलिमेंट है उसकी f इमेज के इनवर्स की। तो पहले A एलिमेंट की f इमेज क्या होगी, f ऑफ A, और उसका इनवर्स कैसे लिखोगे आप, इस तरह से लिखोगे। सो यहाँ पे लिख देंगे, हमें क्या करना है, ये चीज प्रूव करके दिखानी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेट करेंगे, लेट E be the identity element, be the identity element of G। यदि E किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, G का, and E dash be the identity element, be the identity element of G dash, then we know that, हम क्या जानते हैं कि बस जल्दी से चैप्टर फिनिश हो जाए, है भाई। तो अगर E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है G का, और E डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है G डैश का, तो हमें एक चीज पता है कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा कि E डैश किसकी इक्वल होगा, E डैश किसकी इक्वल होगा, f ऑफ E के इक्वल होगा। ये भी हम इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में प्रूव करके आए हैं, यानी कि E डैश किसके इक्वल होगा, f ऑफ E के इक्वल होगा। तो f ऑफ E के इक्वल होगा, तो यहाँ से E के लिए हम कोई एक एलिमेंट और मान लेंगे। यहाँ पे A की फॉर्म में आपको टर्म दे रखे, तो एक एलिमेंट A और ऐड कर लेंगे, जो कि किस में होगा, G में होगा। सो एंड लेट A be any element of G। अगर A किसका एलिमेंट होगा, G का एलिमेंट होगा, देन
आपको एक बात बताई गई थी कि मान लिया 2 है, मैं कुछ इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या बोलोगे दी कितना होगा 1/2 होगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 1, और 1 क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो सेम इसी तरीके से अगर a की मल्टीप्लाई इसके इनवर्स एलिमेंट में कर दो तो कितना आ जाएगा e आ जाएगा। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में a into a इनवर्स, इसको आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, चाहे तो इसको लेट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे e की वैल्यू पुट करना, तो e डैश किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ e के प्लेस में क्या पुट करोगे आप a into a इनवर्स, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई में, तो आप लिख सकते हो f of a into f of a इनवर्स, लिख सकते हो इस फॉर्म में f of a into f of a इनवर्स। तो यहाँ से देखिए e डैश किसके इक्वल आ रहा है f of a into f of a इनवर्स, इसका मतलब f कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो दोनों के लिए आप कंडीशन क्या लिख सकते हो कि अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो a इनवर्स है, क्या a इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स की जो f इमेज होगी वो क्या होगा इज द इनवर्स ऑफ f इमेज ऑफ a, यानी कि इसका जो इनवर्स होगा, एक एलिमेंट है a, उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा, इनवर्स एलिमेंट की जो f इमेज होगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी कोई भी अदर एलिमेंट a है उसकी f इमेज बनी f ऑफ a, तो उसके इनवर्स की इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो सिंस f preserves composition, so the f image of the inverse of a, यानी कि जो a का इनवर्स है उसकी f इमेज क्या होगी इज द इनवर्स of the f image of any एलिमेंट a, किसके इक्वल होगी इनवर्स के इक्वल होगी, किसकी एक एलिमेंट है जिसकी f इमेज है, a कोई भी एलिमेंट है उसकी f इमेज क्या होगी f ऑफ a, तो उसके इनवर्स की इक्वल होगी। सो थस आप क्या कह सकते हो कि f ऑफ a इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ a का होल इनवर्स, और यही चीज क्या करनी थी आपको इसमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसी के साथ में सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी कंप्लीट होती है, ये भी आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आपकी कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो एक बार इतना नोट करिए। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट है द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, यानी कि कोई भी सेट आपको दिया हुआ है ग्रुप्स का, तो उसमें आइसोमॉर्फिज्म के बीच में रिलेशन क्या क्या होता है, किस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हो, तो वो सभी कुछ इस वाली थ्योरम के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होता है इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, सभी ग्रुप्स के सेट में इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो क्या रखता है एक सामान्य रिलेशन रखता है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है। तो उसके बारे में इसमें इसमें तीन टाइप के ग्रुप्स बनेंगे आपके, एक तो रिफ्लेक्सिव होगा, एक सिमेट्रिक होगा और एक होगा आपका ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जो आपका ग्रुप G होगा वो किसका आइसोमॉर्फिज्म होगा, G का ही आइसोमॉर्फिज्म होगा। सिमेट्रिक ग्रुप में क्या होगा कि जो G ग्रुप होगा वो किसका आइसोमॉर्फिज्म होगा, G डैश पे। और जो थर्ड होता है ट्रांजिटिव ग्रुप, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर G आइसोमॉर्फिज्म है G डैश पे और G डैश आइसोमॉर्फिज्म है G डबल डैश पे, तो उस कंडीशन में जो ग्रुप G है वो किस पे आइसोमॉर्फिज्म होगा, G डबल डैश पे भी होगा। जैसे कि मैंने आपको एक परमुटेशन ग्रुप में क्वेश्चंस कराए थे कि अगर A इमेज है B की और B इमेज है C की, तो A इमेज होगा किसकी, C की। तो इसी तरह से अगर G आइसोमॉर्फिज्म है G डैश पे और G डैश आइसोमॉर्फिज्म है G डबल डैश पे, तो G किस पे आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, G डबल डैश पे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले देखिए क्या कहा है, वी शैल प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म डिनोटेड बाय दिस इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि क्या प्रूफ करने के लिए आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन को प्रूफ करने के लिए, जबकि आइसोमॉर्फिज्म को हम किससे डिनोट करते हैं, इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, सभी ग्रुप्स के
सेट में, और ग्रुप्स आपको कौन कौन से गिवन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे क्या इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव ग्रुप की, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आपको इस वाले चैप्टर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आज शाम तक, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो रिफ्लेक्सिव ग्रुप क्या होगा, इफ G इज एनी ग्रुप, माना G क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, देन G किसका आइसोमॉर्फिज्म होगा, G का ही होगा। सो लेट F बी द आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ G। हमने क्या मान लिया कि F क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है किस पे, G पे। इन अ सेंस लेट F सच दैट G टेंड्स टू Z। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो ग्रुप है, एक ग्रुप A है और एक ग्रुप B है, तो आपको A की मैपिंग किस पे शो करनी है, B पे। तो आप उसको क्या लिख सकते थे, F सच दैट A टेंड्स टू B। अब हमने कहा दोनों ही ग्रुप G हैं, तो आप क्या लिखोगे इसको, F सच दैट G टेंड्स टू G। सच दैट हमने मान लिया फंक्शन ऑफ X किसके इक्वल है, X के, जहाँ पर फॉर ऑल सभी के लिए X किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियसली F इज 1 1 ऑन 2। तो अगर X किसको बिलोंग करेगा, G को, और फंक्शन ऑफ X किसके इक्वल है, X के, तो आप सॉल्व करके देख लेना, F क्या होगा आपका 1 1 ऑन 2 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, जब हमने क्या किया था, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ किया था उस कंडीशन में। तो X कैसा होगा आपका 1 1 ऑन 2 होगा। सो ऑल्सो इफ X Y आर मैनी एलिमेंट्स ऑफ G, यानी कि X Y कैसे हैं आपका, कोई भी एलिमेंट मान ले किसका, G का, देन फंक्शन ऑफ X अगर X के इक्वल है तो F ऑफ Y किसके इक्वल होगा, Y के इक्वल होगा। तो अगर आप X और Y की मल्टीप्लाई कर दोगे तो फंक्शन ऑफ X Y किसके इक्वल आ जाएगा, X इंटू Y के, और X किसके इक्वल है, यहाँ से F ऑफ X के इक्वल है, तो X के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो, F ऑफ X, और Y के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो, F ऑफ Y। सो अगर F ऑफ X इंटू Y किसके इक्वल आ रहा है, F ऑफ X इंटू F ऑफ Y, तो ये क्या है, मान लिया ये कोई भी दो एलिमेंट है G के, तो ये क्या आ रही है, उनकी F इमेजेस आ रही हैं, और इन दोनों के बीच में कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और इनकी इमेजेस के बीच में भी कंपोजिशन क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि F क्या कर रहा है, कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है। तो F क्या होगा आपका, देखिए 1 1 ऑन 2 भी था, और क्या कर लिया इसने, कंपोजिशन को प्रिजर्व भी कर लिया, यानी कि होमोमॉर्फिज्म भी है। सो इस कंडीशन में F क्या हो जाएगा आपका, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा किस पर, दस F इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ G ऑन टू G, यानी कि दोनों ही ग्रुप G लेते हैं तो G पे क्या हो जाएगा, ये आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। सो हेंस इसको आप किससे डिनोट करोगे, G होम आइसोमॉर्फिज्म G। क्लियर होगी इतनी सी बात। हमने क्या माना, F ऑफ X कोई भी फंक्शन है X का, जहाँ पर X बिलोंग करता है G को, तो हमने क्या मान लिया, X और Y कोई भी एलिमेंट मान लिए G के, तो अगर F ऑफ X X के इक्वल है तो F ऑफ Y Y के इक्वल होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये X Y के इक्वल आएंगी। तो X के प्लेस पे हमने लिखा F ऑफ X, Y के प्लेस पे लिखा F ऑफ Y। तो हमें मिल गया कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है G के, उनकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कि उनके बीच में कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है, तो जो उनकी F इमेजेस होंगी उनके बीच में भी कंपोजिशन क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो F प्रिजर्व कर रहा है कंपोजिशन को, तो फंक्शन क्या होगा आपका, आइसोमॉर्फिज्म होगा। और डिनोट किससे करते हो आप आइसोमॉर्फिज्म को, इससे। दोनों ही साइड G थी तो दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का साइन आ गया, ठीक है। ये तो किसके लिए था, रिफ्लेक्सिव ग्रुप के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप, यानी कि अब क्या लोगे आप, कोई भी दो ग्रुप ले लोगे G और दूसरा ले लोगे G डैश। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर G आइसोमॉर्फिज्म है G डैश का, तो G डैश भी आइसोमॉर्फिज्म होगा किसका, G का। तो सपोज एक ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू अनदर ग्रुप G डैश, की मान लिया G कोई भी एक ग्रुप है जो कि आइसोमॉर्फिक है किस पे, किसी भी अदर ग्रुप G डैश पर। सो लेट F बी एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ G ऑन टू G डैश, और F क्या है, आइसोमॉर्फिज्म G का किस पर, G डैश पर। सो देन F इज 1 1 ऑन टू एंड प्रिजर्व कंपोजिशंस इन G एंड G डैश। इसका मतलब जो फंक्शन F है, देखिए हमने क्या लिया कि अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म हो गए, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर दो ग्रुप कैसे आ रहे हैं आपस में, आइसोमॉर्फिज्म हो रहे हैं, तो वो 1 1 भी होंगे, ऑन टू भी होंगे, और कंपोजिशन को भी प्रिजर्व करेंगे, यानी कि होमोमॉर्फिज्म भी होंगे, तभी तो वो क्या कहलाएंगे, आपका आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस F इज 1 1 ऑन टू देयरफॉर इट इज इनवर्सिबल, यानी कि अगर वो 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब क्या, वो इनवर्सिबल है। तो इन अ सेंस F इनवर्स वहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो ऑल्सो वी नो दैट द मैपिंग F इनवर्स इज ऑल्सो 1 1 ऑन टू। हमें क्या पता है, F इनवर्स की जो मैपिंग होगी वो भी क्या होगी, 1 1 ऑन टू होगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन भी कैसा है हमारा, 1 1 ऑन टू है, तो उसकी मैपिंग जो हमने उसका इनवर्स लिया, यानी कि F इनवर्स, वो भी कैसा होगा आपका, 1 1 ऑन टू होगा। सो नाउ वी शैल सो दैट, हम क्या दिखाएंगे कि F इनवर्स सच दैट G डैश टेंड्स टू G, यानी कि जो हमने F इनवर्स लिया ना, जिसकी एलिमेंट कोई भी G डैश है, तो उसकी इमेज किस में बनेगी, G में बनेगी, उसकी मैपिंग किससे कराओगे, G से। सो इज ऑल्सो कंपोजिशन प्रिजर्विंग, यानी कि ये भी क्या करना चाहिए, आपका कंपोजिशन को प्रिजर्व करना चाहिए, तभी तो वो आपका होमोमॉर्फिज्म होगा, और होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, और 1 1 ऑन टू आपका वो है ही पहले से ही।
देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, हमें पता था फंक्शन तो आपका 1 1 ऑन 2 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो हमने क्या ले लिया वहाँ से कोई भी एक उसका इन्वर्स एलिमेंट ले लिया, एफ इन्वर्स। तो हमें पता है अगर एफ 1 1 ऑन 2 है तो ये भी 1 1 ऑन 2 होगा, बट इसके होमोमॉर्फिज्म के लिए तो टेस्ट करना होगा। तो हमने कह दिया कि अगर एफ इनवर्स सच दैट जी डैश टेंड्स टू जी है तो ये क्या करेगा आपका ऑल्सो कंपोजिशन को प्रिजर्व करना चाहिए। तो हम मान लेंगे एक्स डैश वाई डैश क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसके, जी के। देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो वहाँ पे दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे एक्स वाई जो कि किसको बिलोंग करेंगे, जी को। एक बात बताइए, अगर एक्स डैश वाई डैश जी डैश को बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स वाई किसको बिलोंग करेंगे, जी को बिलोंग करेंगे ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, हमें पता था हम फंक्शन क्या लेके चले थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसका इनवर्स ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, एफ इनवर्स, और एक्स के प्लेस पे क्या जाएगा, फिर एक्स डैश आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। सेम ऐसे अगर हम एक्स के प्लेस पे वाई लेके चलेंगे तो एफ इनवर्स वाई डैश किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। इसको लेट कर लोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से बात करें एफ ऑफ एक्स की, ये एफ इनवर्स है, इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हो जाएगा और इधर कितना बचेगा, ओनली एक्स डैश। सेम ऐसे इधर करोगे, एफ इनवर्स है, इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये एफ ऑफ वाई हो जाएगा और इधर कितना बचेगा, ओनली वाई डैश। तो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल आ गया और एफ ऑफ वाई इसके इक्वल आ गया। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, किसकी, एफ इनवर्स एक्स डैश की और वाई डैश की, तो कितनी आ जाएगी टर्म, एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश। इसको आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। कैसे लिख दिया, देखिए एक्स डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, और वाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई। तो एक्स डैश के प्लेस पे तो कितना पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स, और वाई डैश के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, एफ ऑफ वाई पुट कर दोगे। तो यहाँ से इसको दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। सो एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश किसके इक्वल आ गया, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स वाई। सिंस हमें पता है एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल होता है। सो यहाँ से इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की डेफिनेशन से ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स की हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये एफ इनवर्स है और ये एफ है। तो अगर हम बात करें तो एफ से आपका एफ इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ओनली एक्स वाई ही तो बचेगा। सो यहाँ से आपके पास में एक्स वाई आ जाएगा। तो x किसके इक्वल था, यहाँ से देखिए x किसके इक्वल था, एफ इनवर्स एक्स डैश के, और y किसके इक्वल था, एफ इनवर्स वाई डैश के। तो इनके प्लेस पे इनकी वैल्यू पुट कर दी। सो इसका मतलब यहाँ से आप क्या देखोगे कि एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश किसके इक्वल आ रहा है, एफ इनवर्स एक्स डैश इंटू एफ इनवर्स वाई डैश। यानी कि अगर ये कोई भी दो एलिमेंट हैं किसके, जी डैश के, तो इनकी एफ इमेजेस क्या होंगी, ये होंगी। तो इसका मतलब अगर दो एलिमेंट्स के बीच में कंपोजिशन ये है और उनकी एफ इमेजेस के बीच में भी कंपोजिशन सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे भी इनके बीच में कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है, तो एफ किसको प्रिजर्व कर देगा, कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है किसमें, जी डैश एंड जी में। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि वो क्या होगा आपका, देखिए 1 1 ऑन 2 तो पहले से ही था और उसने कंपोजिशन को प्रिजर्व कर लिया, इसका मतलब वो होमोमॉर्फिज्म भी है। तो अगर कोई भी ग्रुप आपका 1 1 भी है, ऑन 2 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो इसका मतलब वो कैसा है आपका, आइसोमॉर्फिज्म है। तो हम कह सकते हैं हेंस जी डैश इज आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है ट्रांजिटिव ग्रुप। ट्रांजिटिव ग्रुप क्या होगा कि अगर जी आइसोमॉर्फिज्म है किस पे, जी डैश पे, जी डैश किस पे आइसोमॉर्फिज्म है, जी डबल डैश पे। सो इम्प्लाइज दैट जी किस पे आइसोमॉर्फिज्म होगा, जी डबल डैश पे होगा। So suppose G is isomorphic to G dash and G dash is isomorphic to G double dash। इन्होंने फिर से वही बात की कि माना G अगर आइसोमॉर्फिक है G dash पे, यानी कि ये बात कही है, and G dash is isomorphic to G double dash, और G dash किस पे आइसोमॉर्फिक है, G double dash पे। तो further suppose that F such that G tends to G dash and G such that G dash tends to G double dash। यानी कि एक हमने फंक्शन मान लिया जिसकी मैपिंग हो रही है G से G dash पे, और एक फंक्शन हमने मान लिया G जिसपे G dash की मैपिंग हो रही है किस पे, जी डबल डैश पे। आर द रेस्पेक्टिव आइसोमॉर्फिक मैपिंग्स, यानी कि ये कैसी होंगी, आइसोमॉर्फिक मैपिंग्स होंगी, क्योंकि दोनों फंक्शन कैसे दिखा रखे हैं, आइसोमॉर्फिक है, तो मैपिंग की क्या होंगी आपकी, आइसोमॉर्फिक मैपिंग होंगी। सो वी नो दैट द कंपोजिट मैपिंग्स जी ऑफ एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी डबल डैश। यानी कि अगर दो आपको मैपिंग्स दिखा रखी है, इनको एक बनाना है, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ जी ले लोगे। तो यहाँ से जी और एफ के बीच में हमें दिखाना है, तो हम क्या लेंगे, जी ऑफ एफ सच दैट, यहाँ से आप एलिमेंट लोगे जी, तो जी किस पे टेंड करेगा, जी डबल डैश पे। यानी कि जो जी डबल डैश है ये किसकी मैपिंग होगी, आपकी जी की मैपिंग होगी। सो डिफाइंड बाय, इसको किससे डिफाइन करोगे आप, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी इंटू एफ एक्स। देखना ध्यान से कैसे लिखा इन्होंने। हम स्टार्टिंग में फंक्शन क्या लेके चले थे भाई, एफ ऑफ एक्स लेके चले थे, फंक्शन कहाँ गया,
ये देखें यहाँ पे फंक्शन क्या लेके चले थे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो अब हमारे पास में फंक्शन क्या ले लिया हमने, जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ एफ इंटू एक्स। तो इस ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी आपका एज इट इज, ये आपका एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, जी इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल, जहाँ पर सभी के लिए एक्स किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। सो ऑल्सो 1 1 ऑन टू इफ बोथ एफ एंड जी आर 1 1 ऑन टू। अगर एफ और एफ और जी कैसे होंगे आपके 1 1 ऑन टू होंगे, तो जो आपके पास में ये वैल्यू आई ये भी क्या होगी आपकी 1 1 ऑन टू होगी, सीधी सी बात। और हमें पता है कि जो आपका फंक्शन एफ है वो भी 1 1 ऑन टू है और जी भी 1 1 ऑन टू है, तो इसका मतलब मैपिंग भी आपकी क्या होगी 1 1 ऑन टू होगी। बट होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा। सो देन इफ एक्स वाई आर एनी एलिमेंट ऑफ जी, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है किसके, जी के। देन जी ऑफ एफ इंटू एक्स वाई, जी ऑफ एफ हमने एक्स माना था, अगर हम कोई भी अदर एलिमेंट वाई ले रहे हैं तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स में, तो कितना बन जाएगा, जी ऑफ एफ इंटू एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, जी इंटू ये एफ आपका इसके साथ में हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई किससे लिख सकते हो आप, बाय डेफिनेशन ऑफ जी ऑफ एफ से। सो यहाँ से अगर आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हो। एफ ऑफ एक्स एज इट इज एफ ऑफ वाई को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिए जी की मल्टीप्लाई हो रही है तो एक बार इस फंक्शन में कर दीजिए, एक बार इस वाले फंक्शन में। तो इस वाले फंक्शन में करोगे कितना बनेगा, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, और इस वाले फंक्शन में करोगे तो कितना बनेगा, जी इंटू एफ ऑफ वाई। अभी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, जी इंटू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल था, तो जी इंटू एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, जी ऑफ एफ इंटू एक्स, और जी ऑफ फंक्शन ऑफ y के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, जी ऑफ f इंटू वाई लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने x और y, अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है कंपोजिशन, तो इनकी जो f इमेजेस आ रही हैं इसके f इमेजेस यही तो होंगी, तो इनके बीच में भी कंपोजिशन क्या आ रहा है आपका, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। सो हैंस जी ऑफ f प्रिजर्व कंपोजिशन इन g एंड g डबल डैश। इसका मतलब क्या है कि f प्रिजर्व करता है कंपोजिशन को किसमें, g और g डबल डैश में। सो आप क्या कह सकते हो कि जो आपका फंक्शन है जी वो क्या होगा आपका, आइसोमॉर्फिज्म होगा किस पर, जी डबल डैश पर, ठीक है। और ये क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ करना था। सभी के बीच में रिलेशन हो गया कि भाई अगर दो रिफ्लेक्सिव ग्रुप हैं तो उनके बीच में भी क्या होगा आपका, आइसोमॉर्फिज्म होगा रिलेशन। अगर सिमेट्रिक ग्रुप है तो भी वो आइसोमॉर्फिक होंगे, और अगर ट्रांजिटिव ग्रुप है तो भी कैसे होंगे आपस में, वो आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है भाई। तो इससे ज़्यादा आपको और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है चैप्टर में, जितना आपका इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको करा चुकी हूँ, बाकी आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये आज आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल से नेक्स्ट टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे इसे नेक्स्ट चैप्टर सब ग्रुप कोसेट्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम। तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको कवर कर लेंगे। और जो स्टूडेंट सिलेबस की टेंशन ले रहे हैं तो बच्चे सिलेबस की टेंशन आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम चल रहे हैं वो आपके लेंथी चैप्टर्स चल रहे हैं जिनसे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको भी इतना पता है कि टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है, उसमें आपकी दोनों बुक्स आनी होती है, यानी कि फर्स्ट बुक भी आएगी अलजेब्रा और सेकंड बुक भी आएगी मैथमेटिकल मेथड्स। तो इंसान कितना दे देगा, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, शॉर्ट भी मिलेंगे, वेरी शॉर्ट भी मिलेंगे। तो इसलिए सफिशिएंट आपके जो चैप्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लिया मैं कहूँ 4 चैप्टर तो आपके इंपॉर्टेंट है और 3 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर मान लो 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट थोड़े कम है, उनसे कम आने की पॉसिबिलिटी है, 4 से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे दीपक इन 7 को कराओ। तो ऐसे बोलोगे। एक बात बताइए, मान लिया हमने 7 तो कर लिए लेकिन एग्जाम में इनसे तो कम पूछा गया और सबसे ज्यादा इनसे पूछा गया और यही हमारे एंड टाइम पे आके रह गए, तो उससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं होगा ना। तो इसलिए हम पहले उन चैप्टर्स को कवर करें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। बाकी जो चैप्टर्स आपके ऐसे जिनसे एक आधा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है या नहीं भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो चैप्टर्स हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। और वो आपके इतने ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो इसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए आपको कई दिनों में आपके चैप्टर जाके फिनिश हो रहे हैं। बट जब आपके वे वाले चैप्टर चलेंगे तो वो 1 या 2 दिन के अंदर चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाया करेंगे, ठीक है। सिलेबस का मैं आपको बता दूं बच्चा 20 नवंबर तक 20 नवंबर तक आपकी फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक दोनों बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसलिए सिलेबस की टेंशन आप लोग ना लें, पूरा मेरे पास है डाटा कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग उसकी टेंशन ना लें कि सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जितना आपको कराया जा रहा है। देखिए जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं उनको इतना विश्वास होगा कि जितना आपको क्लास में करा दिया उससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला।
वाला है, ठीक है। बाकी जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो देखो बच्चे विश्वास तो करना पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा है, आप अलग से जितना भी करना चाहें कर सकते हैं, बट जितना आपको कराया जा रहा है क्लास में घर से करने के लिए दिया जा रहा है आप उसको कर लीजिए, उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैथ की गारंटी, मैथ की पूरी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स की टेंशन लीजिए, मैथ की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। सिलेबस आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, जो कि आप लोग नहीं करते हो तो वही कर दिया कीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ पाएंगे, उन्हें भी बेनिफिट मिल पाएगा। अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी क्लासेस नहीं ले पाते हैं किसी भी वजह से, तो वो भी मैथ की क्लासेस ले लेंगे और अपने बीएससी को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।